गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नर्सरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय 6वां है आपका वंशागति एवं आणविक आकार आधार इसका। इस पर हम आज चर्चा करेंगे कि आनुवंशिकता क्या होता है। आनुवंशिकता के बारे में इससे आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिए आनुवंशिकता क्या होती है। प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में संतानों के रूप में अपनी जाति के नए सदस्य उत्पन्न करता है, यानी अपने जाति को बनाए रखने के लिए एक नई संतति की उत्पत्ति करना। इससे निरंतर यह जाति इस पृथ्वी पर रह सकती है। इसी कारण आज हमने देखा होगा बहुत आदिकाल से मनुष्य जीवित है और उसकी जातियां जीवित हैं। आज क्यों? जो वंशानुगत है उसकी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है और यह जाति आज भी इस पृथ्वी पर पाई जाती है। अगर बात की जाए कई जानवरों की जातियां समाप्त होने का कारण क्या हुआ? उनकी संतति नहीं बढ़ी आगे, तो धीरे धीरे वो जातियां इस पृथ्वी से खत्म ही हो गई। हमने बहुत से जानवरों के बारे में पढ़ा है, जैसे डायनासोर के बारे में सबने जाना है। बहुत से ऐसे पक्षी भी हैं आज जो विलुप्त हो चुके हैं। आज बहुत से जानवरों का संरक्षण किया जा रहा है। कारण क्या हो रहा है? उनकी वंशागति हमें न बढ़ने के कारण वो धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर जा रहा है। पर मनुष्य क्या है? मनुष्य की वंशागति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसकी वृद्धि होने की तीव्रता भी बढ़ रही है। इसलिए मनुष्य की वंशागति आगे अविस्तर बढ़ती जा रही है। अभी भी उसकी वंशागति जो प्राचीन काल से भी लगातार बढ़ती आ रही है, आगे भी पता नहीं कब तक ये चलेगा। तो उसी के बारे में ये वंशागति के बारे में हमारा अध्याय है कि नए सदस्य को उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है और संतानों के शराधन या क्रियात्मक या स्वास्थ्य संबंधी अधिकांश लक्षण उनके जो जनक रहते हैं उनके लक्षणों से मिलते हैं। यानी जिससे जो नई संतान उत्पन्न होती है तो जिसके द्वारा हो रही है उसके लक्षण को नई संतति में आ जाते हैं। तो इसी जो नए लक्षण आते हैं जनकों के लक्षणों से मिलने जुलने, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संतानों की ये लक्षण अपने जन्मांक या वंशानुक्रम के परिणाम से प्राप्त होते हैं। जीवों के ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वंशानुगत होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। यानी लक्षण गुणों का जो हमने इससे पहले अध्याय पढ़ा है उस अध्याय के आगे वंशानुगत के बारे में कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण आते हैं तो वंशानुगत कहा जाता है। तो आज इनके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे कि क्या है। मेंडेल ने अपने प्रयोग द्वारा ठीक है विपरीत लक्षणों के अभिलक्षण के लिए एक जिम्मेदार फैक्टर को नाम दिया था या शब्द दिया फैक्टर, जो शब्द प्रयोग किया जाता है। फिर जो आपका जोहान्स द्वारा भी जिन शब्द दिया गया था, जो जोहान्स थे वैज्ञानिक, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, उन्होंने एक शब्द दिया था जिन शब्द का प्रयोग आनुवंशिक इकाई के लिए किया जाता है। जो आनुवंशिक है इस आनुवंशिक को एक नया नाम दिया गया जिन्हें जिन्स कहा जाता है। जिन्हें किसने दिया? जॉनसन ने दिया था। इसी की क्रिया में आनुवंशिक गुणों के बाहर पदार्थों की खोज के लिए कई सटीक प्रयोग दिए गए। आनुवंशिक पदार्थों के बाहर के लिए कई सटीक जो निष्कर्ष दिए गए, इन्हीं में से क्या हुआ? इसी पर आधारित आनुवंशिक गुणों के बाहर पदार्थों की खोज के लिए कई सटीक प्रयोग किए गए तथा अनंत यह स्थापित हुआ है कि डीएनए ही ठीक है सार्वभौमिक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए ही सार्वभौमिक आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। देखिए तो डीएनए सार्वभौमिक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो न्यूक्लियस के बहुकोशीकरण से बनते हैं। ये न्यूक्लियस अम्ल रहता है उनसे इनका निर्माण होता है। बहुकोश के बनते दो भागों के कुंडलीनुमा आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं, होने से बने होते हैं जिन इन्हीं द्विगुणित डीएनए का खंड होता है। जो आपका डीएनए रहता है यानी ये कुंडली के नुमा बनता है। डीएनए को आप इस तरीके से देख इसकी संरचना होती है। आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं इसकी संरचना इस प्रकार की पाई जाती है। संरचना इसकी इस प्रकार है कुंडली के रूप में जो पाया जाता है डीएनए। तो जो डीएनए न्यूक्लियस
जिससे डीएनए का निर्माण होता है। कुछ विषाणु जैसे पाए जाते हैं, इनमें क्या होता है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। मनुष्य में डीएनए आता है। कुछ विषाणु की बात हो रही है जिसमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अधिकांश जीवों में जहां डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं और आरएनए सूचना वाहक का कार्य करते हैं। शरीर में डीएनए क्या करते हैं, आनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण, यानी जिन्हें अनुवांशिक कहा जाता है। अनुवांशिक कोई बाद में सब जिन दिया गया, जिन के अलावा फिर इन्हें डीएनए नाम दिया गया। कहा गया कि बाद में खोज हुई कि भाई डीएनए यानी न्यूक्लिक की प्रमुख कारण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनके गुणों को स्थानांतरण करता है। तो इसमें किसे डीएनए को माना गया मनुष्य में अगर कहा जाए, पर कुछ जीवों में आरएनए होता है। पर मनुष्य में आरएनए क्या होता है, सूचना वाहक का कार्य करता है। डीएनए अनुवांशिक में सूचना वाहक कह सकते हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, जहां अधिकांश डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, आरएनए सूचना वाहक का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह अनुकूल संरचनात्मक स्थितियों में उत्प्रेरक का भी जो अणु का कार्य करता है, उत्प्रेरक का स्थितियों के अनुसार। देखिए स्थितियों के अनुसार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा भालू, भालू दो तरीके के होते हैं। जंगली भालू आपको काला पाया जाता है, आपने देखा होगा बर्फीला भालू जो अपने भारत में नहीं रहता है, यह टोटली सफेद पाया। कारण क्या है, इनके गुण जो डीएनए सूचना वाहक इसमें परिवर्तन किसके, अनुकूल परिस्थितियों के। भालू वही था, बशर्ते क्या हुआ, वह भालू की पीढ़ियां पहले बर्फीले प्रदेश में रहना प्रारंभ किया, उन्होंने अपने शरीर को परिवर्तन किया रहना, तो धीरे धीरे उनकी क्या हो गई, डीएनए बदलने लगे और उनका जो आकृति है वो बर्फीले प्रदेश जैसी हो जाती है, जिस प्रकार वो प्रदेश में या उस वातावरण में रह सकते हैं। तो दो महत्वपूर्ण प्रयोग डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने से साबित होता है कि प्रेडिक्ट जो ग्रंथि होते हैं उनमें न्यूक्लिक या ट्राइजो प्रयोग 1928 में इसी में चेन द्वारा बैक्टीरियोफोज किया गया और ट्राइजोस का प्रयोग 1952 में किया गया। देखिए क्या होता है, जो आनुवांशिक के बारे में जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने अपने जो प्रेरणाएं दी हैं, उन्हीं के आधार पर देखिए क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला, अनुवांशिक पदार्थ की जो संरचना इस प्रकार होनी चाहिए कि उनमें लाखों जीव जंतुओं के विविध प्रकार के लक्षणों की आनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित हों। यानी जो डीएनए उसमें कौन कौन से पदार्थ, वो सारे पदार्थों जो लाखों जीव जंतुओं की सूचना उसमें विविध रूप से उत्पन्न होना चाहिए, उसे डीएनए कहा जाता है। आनुवांशिक लक्षणों से संबंधित आनुवांशिक लक्षण यानी जो हमें हमारे पूर्वजों से जो गुण मिल रहे हैं, उन लक्षणों के से संबंधित सारी सूचनाएं को पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत हेतु आनुवांशिक पदार्थों के रूप में प्राकृतिक की क्षमता होनी चाहिए, यानी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्षमता उनमें होनी चाहिए, उसे डीएनए का। आनुवांशिक पदार्थ में अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की, यानी उसे अपनी अभिव्यक्ति दर्शाना, यह किस जाति का है, किस वंश का है, उसे दर्शाने की क्षमता होनी चाहिए। आनुवांशिक पदार्थ में अपने संकेत सूचना को प्रतिलेखन द्वारा किसी ऐसे पदार्थ में स्थानांतरित करने की क्षमता होनी चाहिए जो इन सूचनाओं का अनुवाद करके संबंधित प्रोटीन का संश्लेषण कर सके। यानी डीएनए में भी सारी गुण विशेषताएं होना चाहिए जिसमें उसमें जो पदार्थ है उनकी क्षमताएं इतनी बढ़ जाए कि सूचना वाहक अनुवाद करके संबंधित जो प्रोटीन का संश्लेषण कर सके। इसके बाद आनुवांशिक पदार्थ की खोज, सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की? देखिए फ्रीडम माइसर ने सन 1869 में माइवाट कोशिकाओं अर्थात जो सफेद रोधी कण होते हैं, यानी सफेद जो रोधित कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, जिन्हें पुलिस मैन भी कहा जाता है, पुलिस मैन का काम करती हैं। आपने देखा होगा जब कभी हमें चोट लगती है तो हमारे शरीर से एक सफेद पदार्थ निकलता है घाव के ऊपर से, एक लसीला पदार्थ कभी कभार, तो वो पुलिस मैन का जो क्या करता है धीरे धीरे घाव को भरने में काम करता है। आपने देखा घाव के भरने का एक पपटी पड़ जाती है,
वो पपटी किसकी होती है? आपकी सफेद रक्त कणिकाएं। इसका काम क्या होता है? बाहरी वायरस से बचाने का हमें काम करती है। बाहरी वायरस बॉडी के अंदर प्रवेश ना कर सके उससे बचाने का काम करती है। तो सबसे पहले किसने? माइसन ने इस पर किस पे? श्वेत रक्त कणिकाओं पर के केंद्र का सतत जो खोज की और उन्होंने उसका प्रयोग किया। उन्होंने निकाला न्यूक्लियर, जिसे अल्टमान ने 1889 में ऐसे पदार्थ से प्रोटीन को पृथक किया। और अल्टमान ने क्या किया? न्यूक्लियर से पदार्थ को अलग किया और पृथककरण करने के पश्चात बचे शेष पदार्थ को अम्लीय प्रवृत्ति के कारण न्यूक्लिक अम्ल का नाम दिया गया। और इसे पदार्थ को अलग करने के बाद किससे? जो आपका श्वेत रोधी कणिकाओं से उसने पदार्थ अलग किया, उसमें अम्ल की प्रवृत्ति पाई गई, तो जिसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया गया। फिर बाद में क्या होता है? लेविन ने 1909 में ईस्ट कोशिकाओं, ईस्ट यानी कवक यानी फफूंद, ईस्ट में क्या हुआ? ईस्ट की कोशिकाओं में क्या किया इन्होंने? राइबोस या शर्करा युक्त न्यूक्लिक अम्ल की खोज की। राइबोस शर्करा युक्त न्यूक्लिक अम्ल की खोज की। इसके पश्चात 1929 में क्या होता है? लेविन ने यह पता लगाया कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कौन से? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए, ठीक है, इसी का शॉर्ट नेम है डीएनए। किसका? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तथा दूसरा राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए। कभी कभार आपको इनकी फुल फॉर्म भी पूछ दी जाती है, डीएनए की, आरएनए की, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होता है? डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मान्यता। अब डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ की, डीएनए को क्यों कहा गया आनुवंशिक पदार्थ? तो उसका कुछ लक्षण देखे गए, मैंने आपको बताया था, उसके आधार पर उसे क्या आनुवंशिक पदार्थ का नाम दिया गया। देखिए, आनुवंशिक पदार्थों के रूप में मान्यता 20वीं शताब्दी के तीसरे से 5वें दशकों के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, प्रयोग में यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई थी कि डीएनए कोशिकाओं के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। यानी डीएनए ही कोशिका यानी जो आपका डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल है वही कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को स्थानांतरण करने का काम करता है। यह क्लियर हो गया था 20वीं शताब्दी से लेकर 4वीं-5वीं के मध्य के डीएनए ही इसका सबसे प्रमुख कारण है। फिर क्या होता है? जो ग्रोफाइल प्रयोग द्वारा, ठीक है, इसने भी अपना प्रयोग में कहा गया कि डीएनए ही इसका प्रमुख कारण है 1928 में। इस प्रकार डीएनए की जानकारी मिलती है कि डीएनए आनुवंशिकता का प्रमुख कारण है। ऐसे संबंधित और आगे आरएनए, डीएनए के कार्य, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे संबंधित कोई अगर समस्या हो आप विद्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं।